देखो, द लिविंग वर्ल्ड, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि व्हाट इज लाइफ, वेयर इज लाइफ एंड व्हाई देयर इज लाइफ। तो व्हाई देयर इज लाइफ का आंसर तो हमारे पास नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, ये सबका अलग अलग है। बट हमारा पर्पस क्लियर है कि आपको डॉक्टर बनना है और हमें डॉक्टर बनाना है। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज लाइफ से जो क्वेश्चन है, तो बेसिकली लाइफ को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेसिकली लाइफ इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू मेटाबॉलिज्म। एक्सप्रेसिंग थ्रू मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको कल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इन सब को डिस्कस किया था। अब यहाँ पे जो नीट में क्वेश्चन बनता है बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ठीक, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो डिफाइनिंग फीचर से आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बट डिफाइनिंग फीचर्स क्या हैं, लिमिटेड हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। जैसे हमने कल डिस्कस किया था ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। growth and reproduction are the characteristics of life, but it is not the defining feature of life। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में भी आपने देखा था कि ग्रोथ है। जैसे सैंड पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए, माउंटेन्स ग्रो कर गए, तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग है, बट स्टिल दे आर ग्रोइंग। ग्रोथ में मैंने आपको तीन बातें बताई थी। सबसे पहली बात कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, extrinsic growth and intrinsic growth। तो intrinsic growth is the characteristic of living organism and it is also the defining feature of life। intrinsic growth केवल और केवल living organisms में देखा जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं देखा जाएगा। फिर हमने यहाँ पे दो डिस्कस किया था, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। क्योंकि जब हमने ग्रोथ को डिफाइन किया था तो हमने बोला था कि नंबर इंक्रीज होना, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, दोनों में से कोई भी हो तो हम उसको ग्रोथ मान लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में भी हम क्या देखते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हम देखते हैं नंबर इंक्रीज करना सेल्स। जैसे बैक्टीरियल कॉलोनी को आप देखते हो तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे जब आपने कल्चर उसमें प्लेस किया तो कुछ कम थे, लेकिन धीरे धीरे क्या कर गए, उनके नंबर बढ़ गए, तो आपने बोला बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो कर गई। तो इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही बात है, दोनों सिनोनिम है। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, जब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो यहाँ ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं। ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है। ठीक, ये था ग्रोथ के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था रिप्रोडक्शन को, और रिप्रोडक्शन बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक है, बट इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं या इनफर्टाइल कपल हैं, दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बट स्टिल दे आर लिविंग। तो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं मानते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था मेटाबॉलिज्म को, मेटाबॉलिज्म को जिसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस का एग्जांपल लिया था, जिसमें कुछ बन रहा है, CO2, वाटर, सनलाइट, इनकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैटाबॉलिज्म में हमने ब्रेकडाउन की बात करी थी, रिलीज ऑफ एनर्जी की बात करी थी, और एग्जांपल लिया था रेस्पिरेशन का। और मेटाबॉलिज्म के बाद जो हमने डिस्कस किया वो सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ, इट इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज
कॉन्शियसनेस। ठीक, अब कॉन्शियसनेस में इंपॉर्टेंट क्या था बेटा? कॉन्शियसनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स नेचर के अंदर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड करेंगे। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी है। ठीक, अब देखो यहां पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका रिस्पॉन्ड डिफरेंट हो सकता है, उनका रिस्पॉन्ड डिफरेंट हो सकता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि द पर्सन लाइंग ऑन अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसमें हमने बोला है कि वो कोमा में है, तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस तो नहीं है, तो क्या हम उनको लिविंग मानेंगे? तो उस केस में मैंने बोला था ये केस जो है वो ब्रेन डेड का केस है। लिविंग वो है लेकिन उसमें ब्रेन डेड है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पे हमने नंबर की बात करी थी 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। अब इनको कैसे स्टडी करेंगे एक साथ? तो इसके लिए रिक्वायरमेंट हुई किसकी? उनकी क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे? तो क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे? पहले हम उनका कैरेक्टराइजेशन करते थे, कैरेक्टराइजेशन होगा, फिर उस कैरेक्टराइजेशन के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन होगा, और फिर उनका स्पेसिफिक नामकरण होगा, नॉमेनक्लेचर, एंड देन हम उनका क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइजेशन, कि जैसे हमारे पास कोई स्पीसीज है तो हमने अगर उसमें विंग्स देखे तो इसका मतलब क्या है? वो एवियंस है। अगर उनके 4 लेग्स देखे तो उनका अलग क्लासिफिकेशन होगा। तो बेसिकली कैरेक्टराइजेशन, उनको देख करके जो कैरेक्टर्स हम बताते हैं उनके बेसिस पे उनका आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे एंड देन उनको हम स्पेसिफिक ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। ठीक, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये तो आपको समझ में आ गया। जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर से, जिसमें हमने रूल्स की बात करी थी, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। ठीक, इसमें सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है कैरोलस लीनियस साहब का, जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था और रूल्स बताए थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के। फटाफट उन रूल्स को डिस्कस करते हैं। पहला रूल जो था कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होंगे, ठीक, वो लैटिनाइज्ड होंगे, लैटिन लैंग्वेज में होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कहीं का भी उनका ओरिजिन हो, जो उनका नॉमेनक्लेचर होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा, लैटिनाइज्ड होगा। फिर हमने बोला था कि जो वैलिड नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उनके 2 कंपोनेंट होंगे, एक जो उनका जेनेरिक नेम होगा, जो जीनस, और दूसरा जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक, ये जीनस और ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अब जो थर्ड पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया था कि ये जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं अगर हैंड रिटन हैं तो हम इनको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अगर टाइप कर रहे हैं तो इटैलिक्स में टाइप करेंगे। और फिर अगर हम उसमें देख रहे हैं कि कौन सा वैलिड नेम होगा, तो इसके लिए लॉ था प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स था आईसीबीएन ने जो प्रपोज किया था, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में, जो
सबसे पहले वैलिड नेम वो होगा जो सबसे पहला रखा गया था। ठीक, बहुत सारे स्पीसीज थे जिनका नामकरण अलग अलग जगहों पे अलग अलग हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट नेम वैलिड नेम होगा वही उनका नाम माना जाएगा। क्लियर है? इसके बाद याद क्या रखना था कि जो भी नेमिंग होगी उसमें अगर साइंटिस्ट का नाम भी इंक्लूड करना है तो उसको हम रोमन में इंक्लूड करेंगे, रोमन लैंग्वेज में। और मैंने एग्जांपल लिखा था मैंगीफेरा इंडिका लिन। लीनियर साहब ने बताया था, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं करते हैं। मैंगीफेरा इंडिका लिन, बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे जो लॉज बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद जो हमने डिस्कस किया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको क्या बताया गया था कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम इंक्लूड किसको करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। जैसे हमने एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए दोनों में बताए थे आपको कि एनिमल्स जो होंगे, ठीक, एनिमल्स ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसको प्रपोज किया था किसने? लैमार्क साहब ने। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली सिर्फ दो बातें हैं कि एनिमल्स के अंदर हम किसको डिस्कस करते हैं बेटा? सब स्पीसीज को। और प्लांट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं वैरायटी को। प्लांट्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं वैरायटी को। बात समझ में आ गई? जैसे एग्जांपल बताया था ब्रासिका ओलेरेसी कैपेटिटा, तो हियर कैपेटिटा इज द वैरायटी। ठीक, अब वहां पे जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के अंदर अगर हमने क्रो का नाम रखा था तो इसका नाम था कोर्वस स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस, तो देखो ये जो स्प्लेंडेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज को। और दूसरा जो स्प्लेंडेंस है वो इनके सब स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। अब देखो यहाँ पे आज जो हमें डिस्कस करना है वो है टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, कि कौन कौन सी हायरार्की हैं, कितनी कैटेगरीज हैं जिसमें हमने इनको रखना है। तो जब हम बात करते हैं, यहां तक सभी को क्लियर है? ये हमने कल सब डिस्कस किया था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। और पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ठीक, कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं? तो याद रखना 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं जिसमें स्टार्ट हम किससे करते हैं? किंगडम। ठीक, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन। क्लियर है? फाइलम या डिवीजन। फाइलम हम किसके लिए बोलते हैं और डिवीजन किसके लिए कहते हैं? फाइलम हम कहते हैं एनिमल्स के रिस्पेक्ट में और डिवीजन कहते हैं प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले हमने बोला किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर हम बात करेंगे किसकी? क्लास की। और क्लास के बाद ऑर्डर की, ऑर्डर की, फिर फैमिली है और देन जीनस, और सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो है स्पीसीज। वो क्या है बेटा? स्पीसीज। तो अगर हम यहां से चले स्पीसीज से, तो स्पीसीज जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। स्पीसीज में अगर हम देखें तो यहाँ सबसे पहले हम स्पीसीज को ही डिस्कस करते हैं। स्पीसीज जो टर्म दिया था
ये किसने प्रपोज किया था? ये प्रपोज किया था जॉन रे साहब ने। जॉन रे साहब ने टर्म स्पीसीज को बताया, और स्पीसीज के लिए हम कहते हैं ये लोएस्ट या स्मॉलेस्ट या बेसिक एंड बेसिक कैटेगरी है। बेसिक कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की। और अगर हम देखें कि स्पीसीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो स्पीसीज का मतलब क्या है? वो ग्रुप जो नेचुरली इंटरब्रीडिंग है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन को हम एक स्पीसीज मानते हैं, और इंटरब्रीड करने के बाद जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पीसीज को हम क्या जेनेटिकली क्लोज सिस्टम मानेंगे या जेनेटिकली ओपन सिस्टम मानेंगे? तो याद रखना है आपको, स्पीसीज क्या है? जेनेटिकली क्लोज्ड सिस्टम है। जेनेटिकली क्लोज सिस्टम है। बात समझ में आ गई? ये था स्पीसीज के बारे में। अब देखो स्पीसीज के बाद जब हम डिस्कस करते हैं जीनस को, तो जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस क्या है बेटा? ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, जैसे बहुत सारे स्पीसीज जो सिमिलर टाइप के होंगे, रिलेटेड होंगे, उनको हम एक जीनस में रखते हैं। जैसे जैसे देखो बेटा, यहां पे सोलेनम, ठीक, ट्यूबरोसम, क्या है ये? सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? पोटैटो। ठीक, और सोलेनम निग्रम, ये क्या है बेटा? सोलेनम निग्रम मकोई को कहते हैं। मकोई को कहते हैं, छोटे छोटे होते हैं मकोई। सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलेंजोना, ये क्या है बेटा? ये है ब्रिंजल। तो देखो बात समझ में आ गई। अब इन सब को हम एक जीनस सोलेनम में रखे हैं। किसको किसको? ट्यूबरोसम यानी पोटैटो, निग्रम यानी मकोई, मिलंजना यानी ब्रिंजल। ये सब क्या है? रिलेटेड हैं, इसलिए हमने क्या किया है? इनको एक जीनस में रखा है। तो बात समझ में आ गई। अब जीनस जो है वो दो टाइप के होंगे। ठीक, एक होता है मोनोटाइपिक जीनस, मोनोटाइपिक जीनस, और एक होता है पॉलीटाइपिक जीनस। तो पॉलीटाइपिक जीनस और मोनोटाइपिक जीनस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलीटाइपिक जीनस का मतलब क्या है? पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। ठीक, तो पॉलीटाइपिक जीनस के अंदर हम कहते हैं जीनस विद मोर देन वन स्पीसीज। जीनस विद मोर देन वन स्पीसीज। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि सोलेनम जो जीनस है वो पॉलीटाइपिक जीनस है या मोनोटाइपिक जीनस है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? कि ये पॉलीटाइपिक जीनस है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा स्पीसीज हैं। आप देख रहे हो ट्यूबरोसम, निग्रम, मिलंजिना, एक से ज्यादा स्पीसीज हैं। तो ये जीनस कैसा होगा? पॉलीटाइपिक जीनस। बट जब हम मोनोटाइपिक जीनस की बात करते हैं, तो मोनोटाइपिक जीनस का मतलब क्या है? कि यहां पर हम ओनली वन स्पीसीज की बात करेंगे, ओनली वन स्पीसीज। जैसे ह्यूमन बीइंग्स के लिए होमो सैपियंस, ये क्या है? मोनोटिपिक जीनस। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो होमो सैपियंस में जो होमो है,
ये मोनोटाइपिक जीनस है या पॉलीटाइपिक, तो आपको याद रखना है कि ये जो है मोनोटाइपिक है। क्लियर? जीनस के बाद हम किसकी बात करते हैं? जीनस के बाद हम बात करते हैं फैमिली की। किसकी बात सर करते हैं? हाँ जी बेटा। सर सर पॉलीटिपिक जीनस में क्या है? देखो बेटा, पॉलीटाइपिक फैमिली को हम कैसे डिफाइन करते हैं? फैमिली को कहते हैं इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। और बेटा यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, इसको याद जरूर कर लेना। ठीक, जैसे इसमें हम क्या देखते हैं? सिमिलैरिटीज को देखते हैं कि कितने सिमिलर जेनरा हैं, उनको एक फैमिली में रखेंगे। और यहाँ पे एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में मिलता है। families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plants. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant. Clear है? बात समझ में आ गई? इसके बाद हम फैमिली के बाद डिस्कस करते हैं ऑर्डर को। ऑर्डर, ठीक। ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज जो सिमिलर हैं उनके लिए कहेंगे, जो सिमिलर फैमिलीज हैं उनको एक ऑर्डर में रखा जाएगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से देख लो, नीट में पूछा गया है क्या कि बेसिकली हमने एक फैमिली थी कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। एक फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, ये दो फैमिलीज हैं। इनको एक ऑर्डर में रखा गया है, इनको एक ऑर्डर में रखा गया है जिसको हम पॉलीमोनियल्स कहते हैं। पॉलीमोनियल्स कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनको हमने किस बेसिस पे एक ऑर्डर में रखा। तो याद रखना, यहां पर हमने इसको किस बेसिस पे एक ऑर्डर में रखा था? तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। on the basis of floral characters। ये इंपॉर्टेंट था कि Solanaceae and Convolvulaceae are placed in the order Polymoniales on the basis of floral characters। किसके बेसिस पे? फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। क्लियर? ऑर्डर के बाद हम किसकी बात करेंगे? क्लास की। ऑर्डर के बाद हम किसकी बात करेंगे? क्लास की। और क्लास को डिफाइन करते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनको हम एक क्लास में रखेंगे। बात समझ में आ गई? फिर लास्ट में सेकंड लास्ट आता है फाइलम या डिवीजन। फाइलम एनिमल्स में और डिवीजन प्लांट्स में। अब हम इनको कहते हैं, ये क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास। बात समझ में आ गई? तो इसको हम कहेंगे फाइलम या डिवीजन। जैसे फाइलम कॉर्डेटा है एनिमल्स का। ठीक, बात समझ में आ गई? इसके बाद लास्ट में जो सबसे मेजर है दैट इज किंगडम।
और किंगडम को हम कहेंगे कि क्वेश्चन भी पूछा गया है, इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी इन द हायरार्की with related phylum या डिवीजन। बात समझ में आ गई? फाइलम या डिवीजन। अब यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, यहाँ पे हम दो सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं, एनिमल्स और प्लांट्स का। ठीक, अब इसमें आपको याद रखना होता है जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उन सब का पूरा ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हैं वो सब आपको याद रखनी है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स को और फिर हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स को। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर हाँ जी बेटा। सर जैसे इसमें जैसे जीनस वगैरह में देखो बेटा, हम एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया को। ठीक, किंगडम एनिमेलिया। ठीक, अब इस किंगडम में जो एनिमल हैं इनको फाइलम, तो अब दो एनिमिलिया के दो फाइलम हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, एक है कॉर्डेटा और दूसरा है इनवर्टिब्रेटा। ठीक, देखो फाइलम के बाद हम यहां पे क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लास्ट स्पीसीज। ठीक, तो सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेटा को रखते हैं। इनवर्टिब्रेटा की एक क्लास है इंसेक्टा। इनवर्टिब्रेटा की एक क्लास है इंसेक्टा। क्लियर? इंसेक्टा में एक ऑर्डर है डिप्टेरा। क्या ऑर्डर है? डिप्टेरा। ठीक, डिप्टेरा के बाद इसमें एक फैमिली है, ठीक, जिसको हम कहते हैं मस्सीडी। ठीक, और जीनस इसका है मस्का और स्पीसीज का नाम है डोमेस्टिका। ठीक, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हाउस फ्लाई की। हाउस फ्लाई। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई हाउस फ्लाई का फैमिली कौन सा है, तो मस्सिडी। ऑर्डर क्या है? डिप्टेरा। क्लास क्या है? इंसेक्टा। और फाइलम क्या है? इनवर्टिब्रेटा। किंगडम सबको पता होता है एनिमीलिया। क्लियर है? वैसे ही कॉर्डेटा का क्लास है मैमेलिया। ठीक, मैमेलिया। और मैमेलिया में हम दो ऑर्डर डिस्कस करते हैं, कार्निवोरा, ये एक ऑर्डर है, और प्राइमेटा ये दूसरा ऑर्डर है। क्लियर है? बात बात यहां तक क्लियर है? अब देखो इस कार्निवोरा ऑर्डर में, इस कार्निवोरा ऑर्डर में हम दो सिमिलर फैमिलीज को अगर डिस्कस करते हैं तो यहां पर एक फैमिली है फेलिडी, फेलिडी, और दूसरी है कैनेडी। एक फैमिली है फेलिडी और दूसरी है कैनेडी। अब देखो फेलिडी के अंदर हम जीनस डिस्कस करते हैं दो। ठीक, कौन कौन सी? एक है जीनस पैंथेरा और दूसरा जीनस है फेलिस। पैंथेरा में 3 स्पीसीज हैं सिमिलर। पैंथेरा लियो, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉयन की। ठीक,
फिर है यहां पे पैंथरा लियो के बाद टिग्रिस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, टाइगर की। और फिर है पैंथरा पैरेडस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, लेपर्ड की। क्लियर। अब फेलिस जो एक जीनस है, उसके अंदर एक स्पीसीज है, क्या, स्पीसीज का नाम है डोमेस्टिका। डोमेस्टिका यानी फेलिस डोमेस्टिका, किसकी बात हो रही है, कैट की। इसीलिए कहते हैं कैट को कि ये शेर की मौसी है। क्यों, क्योंकि दोनों की फैमिली एक है, फेलिडी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट जो कैनिडी है, इसको हम कहते हैं डॉग फैमिली। कैनिडी को हम कहते हैं डॉग फैमिली। कैनिडी के अंदर जो जीनस है वो है कैनिस। कैनिस। और यहां पे जो स्पीसीज है, ठीक, वो है फैमिलेरिस। फैमिलेरिस। तो ये क्या हो गया, डॉग। क्लियर। फिर देखो प्राइमेटा, ये है ऑर्डर। इस प्राइमेटा ऑर्डर में फैमिली है क्या, होमोनिडी। होमोनिडी। क्लियर है, ये फैमिली है होमोनिडी। अब देखो इसमें जीनस है होमो, और इस होमो जो मैंने अभी बताया आपको मोनोटिपिक जीनस है, इसमें स्पीसीज है सेपियंस, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की। ठीक, ये पूरा है। इतने एग्जाम्पल्स ही हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनको आपको याद रखना है, ये पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम स्पीसीज से स्टार्ट करते हैं फिर से। देखो हमारे पास 3 सिमिलर स्पीसीज हैं, जैसे लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। ये क्या है, सिमिलर है। लॉयन की बात करें, टाइगर की बात करें, लेपर्ड की बात करें, ये सेम टाइप की स्पीसीज है। इसलिए हमने इसको एक कॉमन जीनस पैंथेरा में रखा। किस में रखा, पैंथेरा में। वैसे ही कैट, जिसमें आप देख रहे हो इसके स्पीसीज डोमेस्टिका, जीनस फेलिस। अब ये क्या है, पैंथेरा और फेलिस, ये सेम टाइप के जीनस हैं, इसलिए हमने इसको एक फैमिली फेलिडी के अंदर रखा। ठीक, एक फैमिली फेलिडी के अंदर रखा। अब देखो ये फेलिडी और कैनिडी, यानी अगर आप देखते हो, इसको कहते हैं डॉग फैमिली, इसको कहते हैं कैट फैमिली। तो इन दोनों फैमिली में सिमिलैरिटी होने की वजह से हम इसको एक ऑर्डर कार्निवोरा में रखेंगे। ठीक, किस में रखेंगे, कार्निवोरा में। अब